हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह, मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो सेकंड चैप्टर है ज्योमेट्री, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ-साथ कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो भी हम सीखते जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले ज्योमेट्री में शामिल क्या-क्या है, वो आप एक बार देख लीजिए। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। आज का अपना पहला क्वेश्चन, सर्कल पे बेस है। अच्छा, एक सर्कल है, एक व्यास है, एक सर्कल है, एक व्यास है एडी, जिसका केंद्र क्या दे रखा है ओ। ए बी बी सी और सी डी तीन बराबर जीवाई दे रखी है। ए बी बी सी और सी डी तीन बराबर जीवाई दे रखी है। तो बराबर जीवाई है तो वहां चाप की लंबाई भी बराबर होगी। अगर जीवाई लंबाई में बराबर है तो वहां चाप की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। और बराबर जीवाई हमेशा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अगर जीवाई समान लंबाई का है, अगर जीवाई समान लंबाई की है, इक्वल लेंथ की है, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो भी इक्वल होते हैं। का मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स। और हमें ये पता है यहाँ पर अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं और ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल बना रहा है एओडी, और एओडी क्या है, व्यास है। व्यास हमेशा केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब अगर तीनों कोणों को जोड़ूं, x प्लस एक्स प्लस एक्स करूंगा, 180 डिग्री होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 180/3। आपके लिए आंसर जो बन जाएगा वो 60 डिग्री बन जाएगा। इन्हीं में से एक कौन पूछा है, एंगल एओबी। एंगल एओबी है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कोण का पूरक कोण का 5 गुना। एक कोण, तो मान लेते हैं, माना एक कोण है वो थीटा है। एक कोण क्या है, थीटा है। इसके पूरक कोण का, तो थीटा का पूरक होगा वो 90 से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। पूरक कोण का 5 गुना, इसका अगर मैं 5 गुना कर लूं, और उसी कोण के संपूरक कोण का, तो इस थीटा का संपूरक होगा वो 180 माइनस होगा। क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके संपूरक कोण के 2 गुने के, अगर इसका 2 गुना कर लूं तो ये दोनों बराबर है। अब इसको हल करना है, थीटा का मान बताना है। -360 माइनस 2 थीटा। इस प्रकार इसको हम हल कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू, ये 5 थीटा माइनस का उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 360 इधर आके माइनस का, तो कितना बचेगा, 90। यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 30। ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, ये भी रेखा और कौन से संबंधित है, यहां पर L1 और L2 एक दूसरे के समांतर है। L3 और L4 भी एक दूसरे के समांतर है। अगर समांतर रेखाएं हैं, अगर समांतर रेखाएं हैं और वहां तिर्यक रेखा है, वहां तिर्यक रेखा है, तो वहां पे संगत कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म
और एक ही तरफ के अंतःकोणों के योग बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ये अगर आपको ध्यान है तो क्वेश्चन आसान है। कैसे? यहाँ पे x और y में रिलेशन पूछा है। अगर ये एंगल 2y है तो ये एंगल भी 2y है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है क्योंकि ये समांतर है और ये भी समांतर है, तो ये वाला जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 2y है तो ये भी 2y है, और ये कितना है, क्योंकि ये टोटल है वो 180 है, 180 में से x माइनस कर देंगे तो ये 180 माइनस x, 180 माइनस x, 180 माइनस x है वो किसके बराबर है, 2y के। इसे हल करना है। तो ये एंगल हो गया 180 माइनस x, और y प्लस वाई कितना, 2y, 2y किसके बराबर है, 180 माइनस x के। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस x बटा 2। तो कौन सा ऑप्शन, जहां y बराबर 90 माइनस x बटा 2, y बराबर 90 माइनस x बटा 2। नेक्स्ट, अच्छा, ये एक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक से संबंधित है। तो यहां पर समझना, पहले तो इस क्वेश्चन को हल करवाऊंगा मैं। एक तो इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर, और एक इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर। एंगल बी और सी के एंगल बाई सेक्टर लिए गए हैं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ है, और एंगल बाई सेक्टर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है, वो बिंदु है, वो अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अब इस एंगल का जो मान होगा, इस एंगल का मान, इस एंगल का मान हमेशा डायरेक्ट आपको बताता हूं, वो होगा 90 प्लस इस वाली भुजा के सामने जो एंगल है उसका हाफ, उसका हाफ हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, और यही एंगल पूछा गया आपको। तो 90, एंगल ए है वो कितना दे रखा है, 66 है, 66, तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 123 डिग्री, 123 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आसान है, एंगल बाय सेक्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें और बता देता हूं जो आपके काम आएगी। क्या, अगर अच्छा, अगर अंतः कोणों के एंगल बाय सेक्टर की बात हो, और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल वो होगा 90 प्लस थीटा का हाफ। अगर यहां पर अंतः कोणों का समद्विभाजक की बजाय बाह्य कोणों का, इसका बाह्य कोणों का, बाह्य कोण
साइड को बाहर की तरफ बढ़ाएंगे तब बनेंगे। मान लो इस साइड को भी अगर बाहर की तरफ बढ़ाएं तो यहां पर बाह्य कोण के समद्विभाजक, बाह्य कोण के जो समद्विभाजक होंगे वो बाहर की तरफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वहां जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इस एंगल का जो मान होगा ना, कब, जब ये वाला एंगल थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का हाफ। फर्क कितना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। यहाँ अंतः कोणों का समद्विभाजक है, यहाँ बाह्य कोणों का समद्विभाजक है। अब हम बात करें, जब एक त्रिभुज एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाएं और एक अंतः कोण का कोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक, मान लो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा का आधा हो जाएगा, यहाँ कुछ 90 प्लस या माइनस नहीं है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, कोण समद्विभाजक के एंगल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इनको हमेशा के लिए याद रखना। तो बेसिक बातें, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज ABCD, अब चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़े तो ठीक से समझ में आएगा, यहां देखना। बाइसेक्ट ईच अदर है और वो भी एट राइट एंगल, यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ऐसा सीन है वो केवल 2 ही जगह देखने को मिलता है, या तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ऐसा सीन है केवल आपको 2 जगह देखने को मिलेगा। कहां, एक तो आपको मिलेगा स्क्वायर में और एक मिलेगा आपको और रोम्बस में, समचतुर्भुज में, इसमें समचतुर्भुज में स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और एक समचतुर्भुज रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण है, 90 का है, और बाइसेक्ट है, इसका मतलब ये दोनों ही विकर्ण का के मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो समचतुर्भुज और रोम्बस भी हो सकता है, समचतुर्भुज और रोम्बस भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा है, अगर वहां पर चारों कोणों में से एक कोण भी 90 डिग्री का है और चारों भुजा बराबर है तो बाकी 3 कोण अपने आप 90 के हो जाते हैं। आपको केवल एक कोण देखना 90 डिग्री का है क्या, अगर 90 डिग्री का है तो स्क्वायर है, अगर 90 डिग्री का नहीं है तो रोम्बस।
यहाँ साथ में दे रखा है एक कोण दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक कोण दे रखा है। कह रहा है कि एक कोण है ना ए, वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये वर्ग है, इसका मतलब क्या, ये वर्ग है, नहीं तो समचतुर्भुज हो जाता। आयत नहीं है, समलंब भी नहीं है, क्योंकि आयत के विकर्ण बाइसेक्ट है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, ना ही समलंब के करते। तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका आसान। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में पी क्यू आर और एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, तो चार स्टेटमेंट में से कौन सा सत्य नहीं है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना। सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी, एक चतुर्भुज हम ले लेते हैं, वो किसी भी तरीके का हो, चाहे उसकी चारों साइड बराबर हो, चाहे डिफरेंट हो, चाहे विपरीत भुजाएं समांतर हो, चाहे ना हो, चतुर्भुज चार भुजाओं का होना चाहिए बस। अब इसमें क्या कहा कि चारों भुजाओं के मिड पॉइंट ले लो, चारों भुजाओं के क्या ले लो, मिड पॉइंट। क्या ले लो, मिड पॉइंट। चारों भुजाओं के क्या ले लो, मिड पॉइंट। और उन मिड पॉइंट से एक चतुर्भुज बनेगा, उन मिड पॉइंट से एक चतुर्भुज बनेगा। उन मिड पॉइंट से एक चतुर्भुज बनेगा, वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। वो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर पैरेललोग्राम होगा। ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर ये ए बी सी और डी है, ये पॉइंट पी क्यू आर एस है, तो जो पी क्यू आर एस है वो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है चारों साइड के, ये हमेशा फिक्स है, याद रखना। तो पी क्यू आर एस हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपको याद रखना कैसे होगा, उसकी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे दूं। सबसे पहले तो PQRS मिड पॉइंट है, PQRS क्या है, मिड पॉइंट है, ध्यान देना। अगर मैं DB को मिलाऊं, ध्यान देना, DB को मिलाऊं तो ये एक विकर्ण है, या फिर AC को मिलाऊं तो ये भी एक विकर्ण है, AC को मिलाऊं तो ये भी एक विकर्ण है। AC पे हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और इसी से आपका क्वेश्चन है वो बस। ध्यान देना, एक थ्योरम है आपके सिलेबस में, मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या है, वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है समझना। अगर मैं बात करूं एक त्रिभुज की, क्योंकि वो त्रिभुज में ही चलती है, अगर मैं बात करूं एक त्रिभुज ABC की, एक त्रिभुज ABC की, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, तो आपको पता ही है कि बिंदु P और बिंदु Q दोनों ही मध्य बिंदु है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, ये मिला दिया, यहां पर ये मिला दिया, तो जो मिलाने वाली लाइन PQ है वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। अगर
त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु P और Q को मैं मिलाऊं तो PQ बनेगा, और PQ है वो किसके पैरेलल होगी? AC की। इसी थ्योरम को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब यहां पर PQ है वो पैरेलल है किसके? AC के। साथ में ही मिड पॉइंट थ्योरम का एक गुण, एक प्रॉपर्टी और है, साथ में ही जो PQ है ना वो AC का हाफ भी होगी। AC की हाफ यानी कि AC का आधा करेंगे तो PQ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और क्या? अगर अब मैं यहां पर त्रिभुज ADC की बात करूं, इसकी बात करूं, त्रिभुज ADC की बात करूं, तो यहां पर S और R भी तो मध्य बिंदु है। इसका मतलब SR को मैं मिलाऊंगा तो वो AC के क्या होगी? समांतर होगी, और SR है वो AC के समांतर होगी, साथ में AC की आधी भी होगी। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम सही हो रहा है। चलो इसको भी नोट कर देते हैं यहां पे। तो इस प्रकार SR है ना, SR वो भी समांतर है किसके? AC के। एंड एक प्रॉपर्टी और है, SR है वो AC का हाफ भी होगा, SR है वो AC का आधा भी होगा। अब यहां पे समझ लीजिए, अगर कोई रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर है तो वो सब रेखा भी एक दूसरे के समांतर ही होती है। अगर PQ AC के समांतर है, SR AC के समांतर, इसका मतलब PQ भी तो एक दूसरे के समांतर होंगे, PQ भी एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। चलो ये नोट भी कर देते हैं, ये बात भी यहां पे नोट कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया PQ है वो समांतर है किसके? SR के। ठीक, और आपको यहां पे नजर आ रहा है क्या कि AC का आधा करूं तो PQ बनता है, और उसी AC का आधा करूं तो SR भी बनता है। इसका मतलब PQ और SR लेंथ में भी क्या है? बराबर है। PQ और SR है वो लेंथ में भी क्या है? बराबर है। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर के साथ बराबर भी है, अगर समांतर के साथ, इसके साथ समांतर के साथ में बराबर भी है, तो वो हमेशा समांतर चतुर्भुज ही होता है। वो हमेशा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है। तो ये याद रखना आपको। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर हमेशा क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज ही बनता है। तो ये मैंने सिद्ध कर दिया। और अब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टियां होती है क्या? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये खास प्रॉपर्टियां होती है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हो गया आपके लिए आसान। कैसे? हाँ जी, PS और QR आमने सामने की भुजा है तो बराबर होंगे। इसका मतलब ये तो सही है। PQ और RS या SR समांतर है या बराबर है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। PR और QS परस्पर समद्विभाजित करेंगे, PR और SQ विकर्ण है तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बाइसेक्ट करते, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। PR और QS, ये वाला देखो यहां पे समझ लो। इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है वही पूछा है। कौन सा सत्य नहीं है वही तो बताना है। तो ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी समांतर चतुर्भुज है ना, उन सब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन कुछ के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं या लंब समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन सभी नहीं। इसका मतलब PR है वो परपेंडिकुलर है QS के, ये दोनों विकर्ण लंबवत होंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है
समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं और समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। एक वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन समचतुर्भुज है, वर्ग है, इसके लिए एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, वहां तक हम केवल इसको समांतर चतुर्भुज ही कहेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में ओ एक आंतरिक बिंदु है। वो एक आंतरिक बिंदु है और आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, कौन सा स्टेटमेंट है, कथन है वो सही है, ये पूछा है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। कोई भी एक त्रिभुज लेना है, इसको समझने के लिए एक त्रिभुज ले लेते हैं। कोई भी एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर एक कोई बिंदु कहीं पर भी त्रिभुज एबीसी है और वो बिंदु ओ है। त्रिभुज है वो क्या है, एबीसी, ए बी और सी, और बिंदु क्या है, ओ। तो आपको यहां पर एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, जबकि डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। तो यहां पर आपको तीन त्रिभुज बनते दिखाई हो रहे, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए। इन तीनों त्रिभुज पर त्रिभुज का वो गुण लगा दीजिए, वो एक प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। हाँ जी, इसका मतलब अगर त्रिभुज ए ओ बी की बात करूंगा मैं, ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी की बात करूं तो मैं ए ओ प्लस ओ बी ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी से। तो ए बी से बड़ा होगा इन दो भुजाओं का योगफल। ऐसे ही त्रिभुज इन ट्रायंगल बी ओ सी की बात करूं, ओ बी प्लस ओ सी करूंगा तो ये बड़ा होगा किससे, बी सी से। ऐसे ही अगर बात करूं मैं ट्रायंगल ए ओ सी में या सी ओ ए में, ओ सी प्लस ओ बी ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से या सी ए से, ए सी से या सी ए से। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को क्या करना, हमें जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप यहां पे देखोगे ओ ए ए ओ सी है ना, ओ सी और ओ ए। तो ओ ए भी डबल है, ओ बी भी डबल है और ओ सी भी डबल है। इन सब को जोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ने के बाद आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये दो गुणा का डिवाइड में चला जाए, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन हाफ, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल का आधा, ए बी बी सी प्लस आधा करेंगे तो उससे ज्यादा होगा
ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अब ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हाँ जी, ये सर्कल का है। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं, सॉरी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए, अगर ये कोण थीटा है, इधर जो बाहर की तरफ बनेगा वो भी थीटा ही होगा, वो बाहर की तरफ बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा। कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों का योगफल भी 180 और इन दोनों का योगफल भी 180, इसका मतलब ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों एंगल के एक दूसरे के बराबर है। इस प्रकार आपसे एंगल डी सी पी ही पूछा है। क्या पूछा है, एंगल डी पी डी सी पी। तो सबसे पहले अगर बीडी केंद्र भी 140 का बना रहा है तो वो परिधि पे इसका आधा एंगल बनाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। कि अगर कोई भी चाप या जीवा केंद्र पे जितना कोण बनाता है, या कोई दो पॉइंट केंद्र पे जितना एंगल बनाते हैं, उससे आधा एंगल है वो परिधि पे बनाते हैं। तो ये अगर 140 है तो ये 70, अगर ये 70 है तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा। आपसे डीसी, अच्छा सॉरी डीसी बी पूछा है। क्या पूछा है, डीसी बी पूछा है, डीसी बी। तो डीसी बी कौन सा है, डीसी बी आपका अंदर वाला है, यहाँ पे डीसी बी ये पूछा आपसे, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, अगर ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 हो जाएगा, 180 माइनस 70। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये नहीं पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा वो 180 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होगा, 110 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110, 110। एंगल डी सी बी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज की समरूपता। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, उनका परिमाप भी उसी अनुपात में होता है, लेकिन एरिया भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ऐसे ही कोई दो त्रिभुज है, एक एबीसी है, ए बी सी है, और एक डी ई एफ है, डी ई और एफ है। आपको यहाँ पर बी सी दे रखा कितना, 3, और ई एफ दे रखा कितना, 4। इसका एरिया दे रखा है, इसका जो एरिया दे रखा है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका एरिया पूछा है, इसका जो एरिया है वो पूछा है। तो आपको बता दें कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर ए के सामने की भुजा बीसी और डी के सामने की भुजा ई एफ समान अनुपात में होगी। ट्रायंगल एबीसी डिवाइड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाएगा, एबीसी में बीसी का स्क्वायर और उसमें ईएफ का स्क्वायर। आपको एबीसी का क्षेत्रफल 54 दे रखा है, डीईएफ का क्षेत्रफल पूछा है, बीसी की लंबाई है 3, 3 का स्क्वायर 9 और उसकी है 4, 4 का स्क्वायर 16। क्रॉस गुणा करेंगे
एरिया जो है वो आपके सामने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और भुजाओं का वर्ग कर देते हैं तो वो क्षेत्रफल का अनुपात बन जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा आपका वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट डी ई एफ का क्षेत्रफल 96 होगा। त्रिभुज की समरूपता से संबंधित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, वह कोण जो अपने संपूरक 180 माइनस करूंगा, संपूरक कोण का कितना है 2 गुना है, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है वो कितना है, इसका मतलब थीटा ही बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, थीटा ही बताना है। ये माइनस का 2 थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो वह एंगल 120 डिग्री है, वह एंगल कितना 120 डिग्री